नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव जारी हैं और अब पहले चरण की बारी है। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी एक्सप्लेनेशन या यूं कहिए कि जानकारी, क्योंकि चुनावी उम्मीदवार खाना पूर्ति के लिए अंग्रेजी से लेकर उर्दू और बंगाली अखबारों तक में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो छपवाएंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। हिंदी में नहीं छपवाएंगे क्योंकि आपको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की अगर बात करें तो इसको लेकर के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने एक उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण किया है, विश्लेषण किया है। और ये विश्लेषण ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि विस्तृत है, वृहद है। ये रिपोर्ट 121 विधानसभा क्षेत्रों के 1314 में से 1303 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों पर आधारित रही। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर हम बिहार की सियासत की बात कर लें या बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो राजनीति के अंदर अपराध और धन बल का जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा डीपली नजर आता है, डीपली बैठा हुआ है, जड़ें जमाए हुए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये हम नहीं कह रहे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि पहले चरण में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 1303 उम्मीदवारों में से 403 यानी कि 32% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 354 उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 27% गंभीर आपराधिक मामलों में वो आरोपी हैं। रिपोर्ट बताती है कि इनमें 33% उम्मीदवार हत्या के मामलों में, 86 उम्मीदवार हत्या के प्रयास के मामलों में और 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में शामिल हैं। तो वहीं अगर 2 उम्मीदवारों की बात की जाए तो अपने ऊपर इन्होंने बलात्कार तक के भी मामले घोषित किए हैं। क्या हुआ? शॉक हो गए? शॉक ना होइए, क्योंकि कहानी अभी बहुत बाकी है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? कहानी बहुत बाकी है, अभी गंभीर अपराधों की श्रेणी बाकी है, उसका जिक्र शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, गंभीर आपराधिक मामलों की अगर बात की जाए, इस सूची की बात की जाए तो इस सूची में लगभग सभी जो मेन दल है, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो शामिल हैं। जन स्वराज की अगर बात की जाए तो 114 में से 49 यानी कि 49 यानी कि 43% उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के 89 में से 16 यानी कि 18%, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 70 में से 42 यानी कि 60%, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के 57 में से 15 यानी कि 26%, बीजेपी के 48 में से 27 यानी कि 56%, आम आदमी पार्टी के 44 में से 9 यानी कि 20%, कांग्रेस के 23 में से 12 यानी कि 52%। अब सीपीआईएमएल के बारे में समझिए, 14 में से 9 यानी कि 64% परसेंटेज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो 13 में से 5 यानी कि 38%, सीपीआई के 5 में से 4 यानी कि 80%, सीपीआईएम के 3 में से 3 यानी कि 100 के 100% उम्मीदवार दागी हैं। दूसरी तरफ अब दलवार कुल आपराधिक मामलों का विश्लेषण भी आपको समझना चाहिए, जो कि बेहद चिंताजनक है। आरजेडी के 70 में से 53 यानी कि 76%, बीजेपी के 48 में से 31 यानी कि 65%, कांग्रेस के 23 में से 15 यानी कि 65% और सीपीआईएमएल के 14 में से 13 यानी कि 93%। सीपीआई और सीपीआईएम के सभी उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है, स्वघोषणा की है। जन स्वराज पार्टी की बात करेंगे जिनमें 114 में से 50 यानी कि 44% और जेडीयू के 57 में से 22 यानी कि 39% प्रत्याशियों ने खुद पर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति में अपराध का असर लगभग हर दल में और समान रूप से नजर आता है। ये सोचने वाली बात है ना, चिंता की बात है। एडीआर की रिपोर्ट एक और खुलासा करती है, कहती है कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी हैं, उनकी अनदेखी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए एक निर्देश जारी किया था
ये निर्देश कहता है स्पष्ट रूप से कि वो आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को पार्टी टिकट ना दें। और अगर मान लीजिए इस स्थिति में टिकट देना भी पड़ रहा है तो उसका ठोस कारण, उसकी ठोस वजह बतानी चाहिए। निर्देश के अनुसार किसी भी उम्मीदवार का चयन उसकी योग्यता, उपलब्धि और समाज में उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्या है, ना कि उसकी लोकप्रियता और राजनीतिक दबाव की वजह से। लेकिन होता क्या है वो समझिए। एटीआर कहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों की परवाह ही नहीं की और आपराधिक मामलों वाले लगभग 32% उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। यही वजह है कि हर बार बिहार की राजनीति में दागी नेताओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, इस बार 32% है। अब एक चीज और है जो बिहार की सियासत में नजर आती है। बाहुबल के अलावा बिहार में धनबलियों का भी बोलबाला है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 1303 में से 519 यानी कि 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। जी हाँ, पैसे वाले हैं, मालदार पार्टी है। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति की बात की जाए तो 3.26 करोड़ रुपए घोषित है। रिपोर्ट कहती है कि हमारे चुनाव में धन बल की भूमिका भी बढ़ती जा रही है बिहार में खासकर, और लगभग हर बड़ा दल धनी उम्मीदवार को प्राथमिकता देता है। जो पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये साफ नजर आता है कि सियासत में पूंजी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी या मध्य वर्गीय उम्मीदवारों की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। सोचिए, जो पैसा कमाता है, काला कमाता है या वाइट कमाता है, वो हमारे आपके बारे में कैसे सोचेगा। अब ये तादाद दलवर समझ लीजिए आप। जनसुराज पार्टी की बात कर लें तो 114 में से 81 यानी कि 71% उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। आरजेडी के 70 में से 68 यानी कि 97%, जेडीयू के 57 में से 52 यानी कि 91%, बीजेपी के 48 में से 44 यानी कि 92%, कांग्रेस के 23 में से 18 78%, एलजेपी रामविलास की बात करें तो 13 में से 10 77%, बीएसपी के 79 में से 27 यानी कि 30%, आम आदमी पार्टी के 44 में से 13 यानी कि 30%, सीपीआई के 5 में से 3 60%, सीपीआईएम के 3 में से 2 67%, सीपीआईएमएल के 14 में से 2 यानी कि 14% प्रत्याशी करोड़पति हैं, मालदार पार्टी है। एडीआर रिपोर्ट यह भी कहती है कि बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपए दर्ज हुई है। और ये आंकड़ा साफ जाहिर करता है कि सियासत में अगर किसी को सियासत के क्लास में एडमिशन चाहिए तो पैसा होना चाहिए। ये बिहार के लिए खासकर है। जबकि ज्यादातर उम्मीदवार कलम दवात के मामलों में डब्बा इनका गोल है। कलम दवात कह रही हूं, मतलब क्या समझे, शिक्षा के क्षेत्र में। एडीआर रिपोर्ट कहती है कि 519 उम्मीदवारों यानी कि 40% ने अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं से लेकर 12वीं के बीच में घोषित की है। सोचिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बहुत सारे कैंपेनिंग चलते हैं लेकिन महाराज खुद ही नहीं पढ़े। जबकि 651 उम्मीदवारों यानी कि 50% ने स्नातक या उससे अधिक की पढ़ाई की है। स्नातक माने कि ग्रेजुएशन। शेष उम्मीदवारों की बात की जाए, जो बाकी के उम्मीदवार हैं, शिक्षा इससे कम स्तर की है, 5वीं से भी कम पढ़े हैं। और दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कम शैक्षणिक योग्यता वाले कई उम्मीदवार करोड़पति हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आर्थिक ताकत अगर आपके पास है तो शिक्षा गौड़ हो जाएगी। आपराधिक मामले आपके ऊपर हैं लेकिन आपके पास पैसा है तो भी वो चीज गौड़ हो जाएगी। यानी कि पैसा सबसे बड़ी चीज है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वहीं पहले चरण में 121 सीटों के लिए महिला उम्मीदवारों की तादाद भी समझ लीजिए। सभी कहते हैं महिला शक्ति, इनका आशीर्वाद उनका आशीर्वाद, मात्र 9% है। रिपोर्ट कहती है कि बिहार में सियासत में महिलाओं की भागीदारी अब भी बेहद कम है, चिंताजनक है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी दल महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन टिकट देने के नाम पे डब्बा गुल है, विश्वास नहीं करते हैं, महिला प्रतिनिधित्व को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो वहीं अगर पहले चरण के संवेदनशील सीटों की बात की जाए यानी कि सेंसिटिव जोन कौन से हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। इसके हिसाब से 121 सीटों में से 91 यानी कि 75% ऐसी सीटें हैं जो कि सेंसिटिव हैं। रिपोर्ट कहती है कि संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र के अंदर 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो ऐसा आकलन है कि आपराधिक मामले वाले
चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा कर सकते हैं, आपराधिक प्रभाव पड़ सकता है और लोग डर के साए में वोट देंगे, इसलिए उसको सेंसिटिव माना जाता है। और ऐसे में एडीआर की रिपोर्ट ये सुझाव भी देती है कि चुनाव आयोग को इन क्षेत्रों पर खास नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि मतदाता बिना डरे मतदान कर सके। आखिरी में रिपोर्ट में एडीआर ने टिप्पणी भी की है कि बिहार की सियासत में अपराध और धन बल की जो बढ़ती हुई भूमिका है, इसकी वजह से लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बेहद गंभीर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने बार बार ये साबित किया कि उन्हें चुनाव प्रणाली में सुधार से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई मतलब नहीं है, हमारे आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देना अब आम बात हो गई है, परंपरा बन चुकी है, या यूं कहिए कि ये बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये कि कानून तोड़ने वाले चुनाव जीत रहे हैं और कानून बना रहे हैं, कानून बनाने वाले विधायक बन जाते हैं। तो कैसे होगा सुधार, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? आइए ना, हमारा बिहार में बोल तो रहे हैं, लेकिन बिहार में अगर कट्टा बंदूक चलेगा, मार देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में अगर यही चलता रहेगा तो कैसे होगा विकास? ये विचार कीजिए। बच्चों को कहाँ ले जाना है, क्या बनाना है, उस पर विचार कीजिए। और देखिए कि कहीं आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़ा है भैया तो नहीं है, कमर में कट्टा खोस के तो नहीं चलता। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। तमाम जानकारी साझा करती रहूंगी। ये रिपोर्ट आपको एक बार नहीं, बार बार, हर बार ध्यान से सुननी चाहिए, रिपीटेशन मोड में सुननी चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि क्या चल रहा है। वो लोग जो आपकी भागीदारी की बात करते हैं, आपकी बेटियों की भागीदारी की बात करते हैं, उन्होंने मात्र 9% महिलाओं को टिकट दिया है। अपराध को रोकने की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन हर एक दल ने आपराधिक छवि वाले जो उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया है। देखिए किसने आपके जैसे, आपके बीच से लोगों को मौका दिया है, उनकी तादाद बहुत कम है। आपको समझना पड़ेगा, भविष्य आपका है। तब तक के लिए नमस्कार।